औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में आमिर रिज़वी हाज़िर सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, रमज़ान आ चुका है और उसकी फैज़ान, उसकी बरकतों से आप सब इस वक्त जो हैं वो महज़ूज़ हो रहे हैं। हमारा जो प्रोग्राम है वो आज सेहत और रमज़ान के हवाले से ये प्रोग्राम हम आपके खिदमत में पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो हालात हैं, जो कोरोना वायरस के हालात हैं, और हमारे इससे पहले बेशतर प्रोग्राम में आपने देखा कि हेल्थ टिप्स के अंदर हमने कोरोना वायरस, उसके असरात और जो हलाकतें हुई हैं उन सब पे बातचीत की। हमारे बहुत सारे मेहमान गिरामी डॉक्टर हज़रात ने इसके ऊपर बातचीत की, साइकोलॉजी के हवाले से बातचीत की, साइकेट्रिस्ट का इफ़ेक्ट जो है वो कोरोना वायरस का जो घर में रहने वाले लोग हैं, जो मेंटल हेल्थ पेशेंट हैं, उनके ऊपर क्या होता है। इसके अलावा और कोरोना वायरस और चेस्ट और लंग्स के बारे में जो और दूसरे हमने काफ़ी इसके ऊपर बातचीत की। तो इसके ऊपर तो काफ़ी बातचीत हो चुकी है और मेरे ख़्याल में हमारे जितने भी नाज़रीन हैं इस वक्त वो सभी कोरोना वायरस के बारे में तकरीबन एक हद तक स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। मगर ये है कि अब क्योंकि रमज़ान जो है वो इस वक्त उसका बाबरकत महीना जो है वो शुरू हो चुका है, तो हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे रमज़ान में किस तरीके से अपने जो हमारे लोग हैं, जो स्पेशली एशियन कम्युनिटी जो है वो किस तरीके से अपना एहतियात कर सकती है। ख़ास तौर पे एक जो प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, जिसको हम ज़ियाबितस भी कहते हैं, और डायबिटीज़ किस तरीके से जो है वो हम इसको रमज़ान में किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, शुगर अपनी किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम खाएं तो वो बेहतर रहेंगी और क्या क्या चीज़ों से हमने परहेज़ करना चाहिए। ये सारी बातें जो है हम आज के प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास जहन में कोई सवालात हैं किसी भी मर्ज़ के बारे में, किसी भी डिज़ीज़ के बारे में, क्योंकि ये एक प्रोग्राम जो है वो आपको टिप्स देता है, आपको बताता है, आपको सलाह देता है, मशवरा देते हैं, मगर असल जो आपको जो मशवरा है वो आपको अपने आपके डॉक्टर, आपका कंसल्टेंट, जो भी आपका जो आपकी डिज़ीज़ को ट्रीट कर रहा है, जो दवाएं दे रहा है, उस आपको उनसे रब्ता करना चाहिए और उसके बारे में मज़ीद डिटेल से आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारा काम ये है कि हम आपको साइन पोस्ट कर देते हैं, बता देते हैं कि जी आप इस मौजू के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसमें आप क्या डॉक्टर के पास जाके क्या सही सवाल हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे वो आपकी ख़ास तौर पे सही तौर पे रहनुमाई कर सके। तो ये हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है। और क्योंकि रमज़ान, जैसे मैंने बताया कि रमज़ान मुबारक जो है उसके दिन हैं, तो आज हम जो हैं बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। मगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो हैं वो कोई और अगर आपके दिमाग में सवाल है तो आप वो भी हमसे बातचीत उसके ऊपर बात कर सकते हैं और हमारी कोशिश होगी कि आपको बेहतरीन से बेहतरीन आपको मशवरा दिया जा सके। आज के जो हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर हसन सादिक आबदी साहब जो हैं वो हैं सीनियर जीपी हैं, डायबिटीज़ में स्पेशल इंटरेस्ट है और आज वो हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डॉक्टर आमिर साहब, आप अल्लाह का खैरियत है? करम। अल्लाह, आप सुनाएं, क्या हाल है? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं चाहूँगा कि पहले मैं बात कर रहा था अपनी इब्तिदाइया कि हम आज का जो प्रोग्राम है वो हमने ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक और डायबिटीज़ के हवाले से हमने रखा है, क्योंकि बहुत सारे हमारी एशियन कम्युनिटी में पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़ है, जो सफ़र करते हैं या वो प्री डायबिटिक है। अगर वो डायबिटीज़ उनको यानी होने वाली है या वो हाई रिस्क पर हैं डायबिटीज़ के, तो मैं चाहूँगा जी कि एक अगर आप थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए कि डायबिटीज़ असल में क्या चीज़ है, बीमारी क्या है और इसमें क्या होता है, ताकि उसके बाद फिर हम जो है वो मज़ीद आपसे इसके बारे में और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आम आदमी को समझाने के लिए सबसे आसान तरीन डेफिनेशन जो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ क्या है, कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाना। ठीक है, ये आसान तरीन कि अब शुगर लेवल आपका बढ़ गया। अब शुगर लेवल क्यों बढ़ा, उसकी वजह से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। के टाइप 1 उसमें ये होता है कि आपके अंदर, अच्छा, शुगर को कंट्रोल करने के लिए एक हमारा ऑर्गन है या एक ग्लैंड है, पेंक्रियास जिसे कहते हैं, वो उससे एक सिक्रीशन होती है इंसुलिन। अब वो इंसुलिन जो होता है उसको कंट्रोल करता है कि वो ब्रेन को मैसेज भेजता है कि ज़्यादा शुगर हो गई या कम शुगर हो गई है। उस हिसाब से वो उसको समझिए कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो वो ब्रेन मैसेज भेजता है स्टमक को, स्टमक से पेंक्रियास पे जाता है और पेंक्रियास को उस हिसाब से इंसुलिन रिलीज कर इंसुलिन देता सिग्नल है। देता है। ठीक। अब अगर ठीक। आपकी इंसुलिन बॉडी के अंदर बन रही है और इनफ है, और लेकिन उस वो अभी भी शुगर लेवल आपका हाई चल रहा है,
तो इसका मतलब है जो इंसुलिन तो मौजूद है, लेकिन इंसुलिन जहाँ पे जाके ग्लूकोज से अटैच होती है ताकि उसको कम करे, वो रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं, वो उसकी डेफिशिएंसी या उसकी कुछ फॉल्ट आ गई है। तो अगर इंसुलिन कम है तो वो हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ है, और इंसुलिन नॉर्मल है बॉडी में लेकिन रिसेप्टर्स हुआ ख़राब हो रहे हैं तो वो टाइप 2 है। लेकिन इसमें कतई ये नहीं कि टाइप 2 में इंसुलिन बिल्कुल लेटर स्टेज जब होता है टाइप 2 का, जब ख़राब हो जाती है डायबिटीज़, तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन रिजर्व कम हो जाते हैं। जब अच्छा। इंसुलिन रिजर्व कम हो जाते हैं तो स्टिल टाइप 2 होता है, लेकिन उनमें भी इंसुलिन देनी पड़ जाती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन एक एक आम आदमी को समझाने के लिए सिर्फ यही है कि जब इंसान के जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाए बहुत ज़्यादा और वो कम ना हो, अपने अंदरूनी जो मैकेनिज्म है वो उसको कंट्रोल ना कर पाए, तो वो डायबिटीज़ ठीक, हो बहुत शुक्रिया, जाती है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ के बारे में गुफ्तगू हो रही है, तो अगर आपने भी सवाल करना है तो आप कर सकते हैं। काशिफ भाई से हमारी दरख्वास्त है, गिल भाई हमारे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम के अंदर मेहनत करते हैं, वो ये सब, और हिदायत टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से हम ये प्रोग्राम आपके सामने पेश करते हैं। तो अगर वो लाइव कॉल्स का जो है वो नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप चाहें तो आप भी फ़ोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से सवाल पूछ सकते हैं। हम हत्तल मकदूर कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। डॉक्टर साहब, ये एक और जो बहुत कॉमन एक जो समझ की प्रॉब्लम है हमारे जो एशियन कम्युनिटी में है, वो ये कि उनको ये बात पता नहीं होती कि आया उनको टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो अगर इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर देंगे, क्या चीज़ टाइप 2 होती है और क्या टाइप 2 से टाइप 1 में कन्वर्ट हो जाती है, या टाइप 1 क्या होती है और किन लोगों को टाइप 1 होती है और किन लोगों को टाइप 2 होती है? अच्छा, एक जो ये अक्सर व बेशतर ये सिर्फ हमारी एशियन ही नहीं, हमारे तमाम ही लोग जो हमारे पेशेंट आप भी फेस करते जनाब। हैं कि सब ये टाइप 1 और टाइप 2 में कंफ्यूज होते हैं। एक सिंपल रूल ऑफ थंब है कि अगर किसी बच्चे को अप टू 16-17 ईयर्स तक अगर कोई डायबिटीज़ निकलता है तो हम उसको पहले सस्पेक्ट करते हैं कि वो टाइप 1 है। और ठीक। अगर इसी तरह 20 प्लस के जाते हैं, 20 और 30 में हम इन बिटवीन रखते हैं कि हम उसमें अभी फर्दर टेस्ट करते हैं कि ये टाइप 1 है या टाइप 2। लेकिन 30 के बाद अगर किसी को निकलता है तो 99% वो टाइप 2 ही होता है। लेकिन अब उसको कंफर्म करने के लिए ऑब्वियसली टेस्ट होते हैं, जैसे सी पेप्टाइड चेंज करा लेते हैं, या फर्दर अभी न्यू टेस्ट आए हैं तो जो इम्यूनो ऐसे वगैरह करवा लेते हैं। लेकिन जनरल इन रूल ऑफ प्रिंसिपल जो हम लोग एक आम तौर पे जो मैनेज करते हैं प्राइमरी केयर के अंदर या इवन सेकेंडरी केयर में, जब हम डायबिटीज़ की क्लिनिक क्या करते हैं तो इसी तरह होता था कि उम्र के हिसाब से कि अगर यंग कोई है तो वो मोस्ट लाइकली टाइप 1 होगा, और अगर एडल्ट है तो वो टाइप 2 होगा। लेकिन कतई नज़र इसके कि ये 100% नहीं होता है, जैसे मैंने पहले कहा। इसमें जी। बाजू का होता है कि टाइप 1 भी लेट आ जाती है, या वो अनडाइग्नोज पड़ी भी होती है, और वो 40-50 साल की उम्र में पता चला कि हमने टाइप 2 ट्रीट करना शुरू हुआ, लेकिन वो कोई असर नहीं होता है, तो फिर हम उसको टेस्ट कराते हैं कि टाइप 2 देखेंगे। इसी तरह टाइप 2 भी जो होती है अर्ली ऑनसेट भी हो सकती है कि यंग बच्चों को भी। लेकिन एक आम तौर पे जो हमारा वो है वो ये है कि यंग कोई है, दुबला पतला है, उसको टाइप 1 होगा, ओल्डर एज है, ओबीस है, उसको टाइप 2 होगा। ये इस तरह हम ठीक, इसको। ठीक। यानी कि ज़्यादातर जो आपने जैसे बताया कि जो यंग जो पेशेंट्स हैं, जो कि अर्ली एज के अंदर अगर होती है, तो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स वो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, जिसमें ज़्यादातर आपको इंसुलिन की ज़रूरत जो है वो जी हाँ, पड़ती है भी। बेशक। और टाइप 2 जो होती है वो यूजुअली जो है वो आने वाली लेटर ऑन उम्र में जो है वो टाइप 2 होती है, मगर वो भी टाइप 1 के अंदर कन्वर्ट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। बहुत शुक्रिया जी जनाब। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ के बारे में तो ये बात हमने बता दी कि जी डायबिटीज़ होती क्या है, मगर डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं? क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मरीज़ होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, और बहुत सारे लोग जो इस वक्त हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको अगर थोड़ा सा ये बता दिया जाए कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या हैं। और एक और बात जो है वो ये बतानी है कि अगर उनकी फैमिली में ऑलरेडी डायबिटीज़ मौजूद है तो क्या चांसेस हैं, क्या रिस्क हैं, क्या वो हाई रिस्क पर हैं कि उनको डायबिटीज़ हो सकती? बहुत शुक्रिया आमिर। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल किया कि इसको डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं। डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं, एक तो ये कि पेशाब बहुत लगना, प्यास बहुत लगना, और जो एक कॉमनेस्ट जो मोस्ट लाइकली जो आप भी देखते हैं, हम लोग जो सबसे ज़्यादा जो डायग्नोस होता है
जी हाँ। वो टायर्डनेस से ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो बहुत प्यास लगना और बहुत पेशाब लगने वाले तो बहुत कम होते हैं। 99% जो हमारी डायबिटीज़ आती है वो एसिम्टोमेटिक होती है। इससे वो आते इस तरह है कि जी हमें बहुत थकावट रहने लगी है, हम हर वक्त थके थके लगते हैं, नींद आती है दिन में, और हम कोई भी काम करते हैं, मामूली से भी काम थक जाते हैं। तो उसमें जब हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें पता चलता है कि ये डायबिटीज़ निकल आया। तो ये लेकिन और सारे तीन जो क्लासिकल सिम्टम्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगना, पेशाब बहुत ज़्यादा आना, या तीसरा जो हम थकावट करना, ये थकावट का, तीन इसके अलावा कॉमन वजन भी सिम्टम। कम, वजन भी, वेट लॉस भी इसके अंदर? जी, वेट लॉस भी अगर आप उसमें देखिए कि जो खासतौर पे टाइप 1 के पेशेंट जो इनिशियली आते हैं वो इसी तरह आते हैं कि उनका वजन एकदम से गिरना शुरू हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा। अब लेकिन टाइप 2 ये होता है, ओबीस में आप उल्टा कर लिए तो इस बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जी ये कि बेशक वो भी सही है कि, और बाज़ों का टाइप 2 में भी जो लेटर स्टेज में आते हैं वो भी वजन गिरने की शिकायत के साथ आना शुरू हो जाते हैं। बेशक ठीक बिल्कुल। ठीक। तो नाज़रीन, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको किसी किस्म से अगर प्यास आपको ज़्यादा लग रही है, आजकल तो खैर रमज़ान का महीना चल रहा हैगा, तो मगर अगर आपको प्यास नॉर्मली ज़्यादा लग रही है और पानी पीने के बावजूद अगर आपकी प्यास नहीं बुझ रही है, अगर आपको टॉयलेट जाना वो है वो रेगुलर आप जा रहे हैं, ख़ासतौर पे रात को, अगर आपको जिसको हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं, अगर वो भी अगर आपको है, साथ में वज़न अगर आपका जो है आप नॉर्मल अपनी ग़िज़ा खा रहे हैं और उसके बावजूद आपका वज़न जो है वो गिर रहा है, और इसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि थकावट जो है, अगर आपको देख रहे हैं कि अगर आप कुछ भी काम करते हैं और आप अपने आप को बदन में थकावट महसूस करते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि आपको मसल्स में पेन हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो अपना कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे जाके अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर चेक कराएं, ताकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो वो डायबिटीज़ आपका फ़ौरन जो है उसका हम सद्देबाब किया जा सके और मज़ीद इसके टेस्ट किए जा सकें। अब डॉक्टर अच्छा साहब, मैं आपसे आमिर, एक बात चीज करूँगा। मैं ऐड करना चाहूंगा जी जी। कि सिर्फ यही नहीं कि सिम्टम्स किसी को हों, खासतौर में हमारी जो एशियन कम्युनिटी है हम उनको बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आप तो जानते ही हैं, यहाँ पे हम लोग हर एक को 40 साल की उम्र में कोशिश करते हैं कि उसका डायबिटीज़ का टेस्ट करा लें। जी लेकिन एशियन कम्युनिटी को मैं डेफिनेटली उनसे कहता हूँ कि 35 साल जब पहुँचे हैं, क्योंकि हमारी बाज़-औक़ात खुराक ऐसी है, तो हमारे उसमें प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ बहुत कॉमन होता है जो कि अनडायग्नोज पड़ा हुआ होता है। और एक और वजह होती है कि हम लोग, हमारी एशियन कम्युनिटी में हम लोग अपने सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा समझे कि नज़रअंदाज करते हैं। जी हाँ। तो मेरी इसमें सबसे ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है, आप जब डेफिनेटली 40 साल पहुँचे तो आप ज़रूर आइए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको टेस्ट नहीं कहा है आने को, तो वो आपके आके वेल मैन चेक है, वेल वुमेन चेक जो है वो करवा लें, जिसमें ये हम सब टेस्ट करवाते हैं, डायबिटीज़ अच्छा, इंक्लूडेड ये इंक्लूसिव वेल होता है। वेल मैन और वेल वुमेन जो आपने एनएचएस हेल्थ चेक की बात की, अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा बता दें कि कब ये ज़रूरत होती है, और क्या ये एक एसेंशियल है चीज़, या ये एनएचएस की तरफ से है कि हर और किस एज के अंदर आपकी जा सकती है? देखिए, ये हाईली रिकमेंडेड है, कोई एसेंशियल तो एज इट इज़ अभी तक नहीं किया है कंपलसरी, अच्छा। लेकिन ये कि हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि उसकी वजह यही होती है कि 40 साल जब खासतौर पे हम लोग 40 ईयर्स पे करते हैं यहाँ पे, एनएचएस के रिकमेंडेड एज है, तो उसमें 40 ईयर्स पे आमतौर पे जो आपकी चीज़ें आनी शुरू हो सकती हैं, तो जैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, फिर क्योंकि अप टू 40 ईयर्स तो आपकी अपना बॉडी मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो फाइट कर रहा होता है अगेंस्ट बहुत सारी हाई शुगर और बहुत से। लेकिन जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके रिजर्व्स कम होने शुरू होते हैं, तो आपको ये सब बीमारियां अटैक कर सकती हैं। तो बजाय इसके कि वो बीमारी अटैक करे, हम कोशिश करते हैं कि उन बीमारियों को पहले पकड़ लें, कि ठीक। उसको इस अलामात आने से पहले ही देख लिया जाए। तो उसमें जब वेल मैन या वेल वुमेन क्लिनिक का जो हेल्थ चेक करते हैं, उसमें हम आपको फुल ब्लड काउंट, जिसमें आपको रेड सेल्स जो होता है या एनीमिया जिसे हम हीमोग्लोबिन, जी। कहते हैं, उसको मालूम करने के लिए, इसके अलावा हम किडनी का फंक्शन चेक करवा लेते हैं, लिवर चेक करवा लेते हैं, थायराइड फंक्शन जो आपका समझिए कि जिसे हम कहते हैं एक आम जबान में आपका एनर्जी ग्लैंड है जो आपको एनर्जी देता है, तो उसका हम चेक करा लेते हैं, और डायबिटीज़, इसके अलावा हम कोलेस्ट्रॉल आपका देख लेते हैं कि कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है। तो उस हिसाब से फिर प्राइमरी प्रिवेंशन, अगर कोई ज़रूरत हो तो हमें कोई दवाएं देनी हो, या उसको आपको क्लिनिक भेजना हो, आपको एक्सरसाइज के प्रोग्राम भेजना हो, तो वो हम उस हिसाब से मैनेज करते हैं उसको। बहुत शुक्रिया जनाब।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और जो बात है, पहले मैं एक कॉल ले लेता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? जी, डॉक्टर अबर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं भाई? जी, मैं ब्रेडफोर्ड से शेर शाहजहां साहब। जनाब जी, शाह जी फरमाइए। डॉक्टर साहब मैं डायबिटिक ना तो मैं इंसुलिन ही लाना सारा कुछ है, लेकिन प्लीज मैं दो भरा बैठे हो तो मशवरा दे सो। बहुत ज्यादा कमजोरी है, मेरी उम्र 57 है। अच्छा मैं 5 साल तो टीके लाए गया, 2 टाइम टीका लाना इंसुलिन। अच्छा 35 40 सुबह, 30 शामी, अच्छा अदर अप डाउन, लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं हुई थी। अच्छा। और सिर्फ आप मेरी इंसुलिन ले रहे हैं या इंसुलिन के अलावा दवाइयाँ भी, गोलियाँ भी ले रहे हैं आप? नहीं, गोली भी 1000 जो है ना, गोली भी सुबह शाम ले रहा हूँ। मेटफॉर्मिन? मेटफॉर्मिन। जी जी। अच्छा अच्छा तो कमजोरी डॉक्टर साहब इतनी शदीद कमजोरी है, मौला गवान में मैं पता लगाना, मैं तो कोई 85 90 रोड। अच्छा मैं डॉक्टर की कंप्लेंट करी थी तो कोई सुनने ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं। मैं अपनी जगह बेटा, मैं टैबलेट भी खाना सारा कुछ करता हूँ, कोई हेल्प नहीं मारी कर रहे। मैं जहनी तौर पर डिप्रेशन मरीज भी है हाँ काफी टाइम तो, कुछ स्ट्रेस है मेरी, इस वजह से पता नहीं को कवर होनी है कि चक्कर है, लेकिन बहुत सख्त परेशान हो। दिमाग में चाहे मैंने 3 महीने के लगातार मेरे दिमाग में कोई तकलीफ है, मैंने दस रहे नहीं सुनने। अच्छा अच्छा। आखिरी मरतबा आपने ब्लड टेस्ट कब कराया था अपना? ये डॉक्टर साहब मैं तकरीबन 3 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं। 3 साढ़े 3 महीने हो गए ब्लड टेस्ट कराए हुए आपको? जी जी। और इंसुलिन आप रोज़ाना लेते हैं? कोई बीच में ऐसा तो नहीं होता कि अब आप बीच में जो है वो कम बंद कर देते हैं, या ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं, आप? थोड़ी थोड़ी देर समझता हूँ तो शाम को अगर समझता हूँ मेरी शुगर 5 5.5 है, हम्म। तो थोड़ी कम यूनिट लगाता हूँ, फिर 20 25 18 से इस तरह कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपका जो ब्लड टेस्ट हो, जो आपका जो ब्लड टेस्ट हुआ था, उसमें उन्होंने चेक किया था आपका, एक टेस्ट होता है HbA1c, वो आपका चेक किया था नहीं उन्होंने? डॉक्टर साहब उसका मुझे मालूम नहीं, अभी अच्छा डॉक्टर साहब बता रहे थे मुझे ये आई है कि ये जो वीकनेस है, जी इतनी वीकनेस है। मैं आप मेरे भाई हैं, डॉक्टर जो होता है जी बाप की जी, तरह होता है, बेशक बेशक। मैं इसलिए आपको खोल कर बताता हूँ कि मुझे इतनी वीकनेस है कि कसम से मैं बहुत मजबूर हूँ चलने से भी। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, चले, मैं डॉक्टर साहब से बात लेकिन बात अभी बात करते हैं इसमें, और उसके ऊपर आपको मशवरा देते हैं कि क्या किया जा सकता है, ठीक है? तो डॉक्टर अब 3 महीने हो गए, डॉक्टर बोलता है कि जब भी बात करते कि फोन कर मुझे जी 2 हफ्ते हो गए, राइट तरफ किडनी की तरफ दर्द है, वो मैं शाबन को दे आया हूं, लेकिन बोलते हैं कि अस्पताल इधर सर्जरी में ना सर्जरी में ना किधर जाऊं। सही बात है, सही बात है। नहीं, अल्लाह करम करेगा, आप तो परेशान नहीं हो, उसके ऊपर हम बात करते हैं अभी, ठीक है? मेहरबानी बड़ी है, मौला मेहरबानी, बड़ी पैदल मेहरबानी। पाक आपको जिंदगी दे, इलाही आमीन, शांति दे, इलाही तो आमीन, बहुत शुक्रिया। इलाही आमीन, इलाही आमीन। एक और कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हम पहले शाह साहब की जी बात के जी। ऊपर, उसके बाद फिर हम एक और कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम रजीव साहब। वालेकुम आपको अस्सलाम डॉक्टर जनाब। साहब को बहुत बहुत सलाम। अहमद बोल रहा हूँ जी जर्मनी से। अहमद भाई, क्या हाल है? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। मेहरबानी, शुक्रिया। रजीव साहब, ये जो छींके और आंखों से पानी, जी जी ये जब से ये पौधे, जब ये मौसम आता है ना हर साल जी जी पत्ते निकलते हैं, तो मुझे जर्मनी से अहमद बोल रहा हूँ। जी 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 तो ये अक्सर रहता है पहले भी, तो ये एक छोटी सी गोली सफेद सी देते हैं, अच्छा। एलर्जी की हो, जी जी उससे फायदा तो फाका हो जाता है, लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद फिर ऐसे ही होता है। जी। तो इसका कोई है कोई पक्का इलाज? एक ये, और दूसरा हमारे ये जो कोरोना है, इसका असर जो जर्मनी में है, जी जी इन्होंने बहुत फाइट अच्छी की जी। और उसको जो ना लॉकडाउन के साथ बहुत दिफा किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं उसके बरक्स लंदन में देखता हूँ कि 20,000 के लगभग अमवात हुई हैं, या अमेरिका में। ये क्या वजह है? या पाकिस्तान में आप देखें कि स्पीड उसकी बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इसको अगर कंट्रोल कर लिया जाए इसकी तरफ देखकर, जर्मनी की तरफ, तो ये अच्छा तरीक नहीं है जो इन्होंने किया है। दुकानें खोली जाए, वह अगर दुकानें खोलते लोग रश कर देते हैं। अगर दुकानों की टाइमिंग ऐसे कर दें, रात को भी शिफ्ट वाइज खोले, तो लोग जो आसानी से, वो हर कोई लालच करता है कि मैं पहले पहुंचूं, सुबह 9 बजे दुकान खुलनी, लाइनें बन जाती हैं। तो इस पर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर डॉक्टरी तज़िये के मुताबिक, क्योंकि डॉक्टर माशाल्लाह हर जगह
पाकिस्तान में हर शहर में जी हाँ। कह रहे हैं कि फिर संभाला नहीं जाना। बिल्कुल। तो आप भी डॉक्टर हैं, आपका क्या तजज़िया है इसके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब डॉक्टर साहब काफ़ी सारे सवाल आपकी तरफ आ गए हैं। पहला तो मैं जी। चाहूँगा कि शाह साहब जो अच्छा, है वो काफ़ी पहले बेचारे, तो जो अल्लाह उनको जो है वो शादी डॉक्टर से बोल जल्द से रहे जल्द थे सेहतियाब डायबिटीज करे। के बारे वो में। काफ़ी उनको प्रॉब्लम है, डायबिटिक हैं, इंसुलिन पर हैं और साथ में वो मेटफॉर्मिन भी ले रहे हैं। मगर मसला इस वक्त ये है कि वो हैं वो 57 ईयर्स ओल्ड, मगर वो ऐसा उनको फील ऐसा होता है कि वो 90 ईयर ओल्ड हैं। क्यों? वजह उसकी है कि उनके जिस्म में इतना शदीद दर्द है और उनको थकान जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर थोड़ा सा उनको अगर आप गाइड कर दीजिए कि क्या करना चाहिए उनको। अच्छा डॉक्टर आमिर, सबसे पहली बात तो ये कि हम मशवरे तो दे सकते हैं, लेकिन जी हाँ। अल्टीमेटली उनके अपने जीपी ही को एक्ट करना पड़ेगा, उनके जी अपने हाँ। डॉक्टर को, जो फैमिली डॉक्टर, उनको एक्ट करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि जो हमारे शादी बता रहे थे डायबिटीज़ का, हमें नहीं पता कि उनकी वेल कंट्रोल है या अनकंट्रोल्ड है। अगर तो वो अनकंट्रोल है, जो कि आपको पता है कि ये जो हमारा जनरली कॉन्सेप्ट जो हमारे तमाम मरीज जो होते हैं वो अपना टेस्ट करके आते हैं, वो कहते हैं जी मेरी तो 6 चल रही है या 6.5 चल रही है या 7 चल रही है, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन जब हम उसका HbA1c जो अल्टीमेट टेस्ट कराते हैं तो वो पता चलता है अनकंट्रोल पड़ा हुआ है। क्योंकि ये एक तो हमें अपने तमाम मरीजों को बताना होता है कि जो आप लेवल चेक कर रहे होते हैं वो आपने कितनी, थोड़ी देर पहले या घंटों पहले या 2 घंटे पहले आपने कितनी शुगर जैसी चीज़ खाई है, वो उसको शो कर रहा होता है। इंसुलिन के लिए तो ठीक है कि उसमें एक दिया जाता है कि भाई आपका कितना, आपको इस हिसाब से अप एंड डाउन इंसुलिन के लेवल कर सकते हैं, लेकिन ये इसका साइन बिल्कुल नहीं है कि आपकी डायबिटीज़ वेल कंट्रोल है। तो असल टेस्ट तो होता है जो आपने उनसे शादी से पूछा भी था, HbA1c के वो कितना था उनका, तो उससे हमें पता चलेगा कि वो कंट्रोल है नहीं कंट्रोल है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एक हम लोग सभी तमाम डॉक्टर्स बताते हैं कि दवाएं 50% होती हैं, 50% मरीज का अपना काम होता है कि वो कैसी सही बात। एक्सरसाइज कर रहा है। क्योंकि बिल्कुल। हम दवाएं तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पेशेंट को 50% काम उन्होंने खुद करना होता है कि उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, उन्होंने अपनी ग़िज़ाओं का बहुत ख्याल रखना है। स्पेशली मैं अपनी एशियन कम्युनिटी का, हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी जो खाने हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट टू मच होती है, जिसकी वजह से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आती है। वो हमें अपनी ग़िज़ाओं का बहुत ख्याल रखना है। तो उसके लिए हम स्पेशली अगर ये शाजी अपने डॉक्टर साहब से बात करें जब एक दफ़ा ये कोरोना की सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए, कि डाइटिशियन को रेफ़र कराएं। और दूसरा एक डायबिटीज़ एजुकेशन एक्सपर्ट प्रोग्राम होता है, उसकी क्लासेस जाके लें, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को वो बताया जा सकता है। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़, जो इंसुलिन की जो एक बहुत बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मेरी सुबह कम आ रही है तो मैं अपनी सुबह की इंसुलिन लेवल कम कर देता हूँ। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। सुबह जो रीडिंग आ रही है वो रात की इंसुलिन को शो कर रही है। अगर आपकी सुबह कम आ रही तो अपनी रात की इंसुलिन कम करनी सुबह के बजाय। ये मैं जनरल एडवाइस बता रहा हूँ। मैं शादी को ऑब्वियसली उनको खुद देखना पड़ेगा कि उनकी क्या लेवल्स हैं, लेकिन वो ख़ास तौर पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो डॉक्टर साहब ज़रूर बता देंगे कि आपको किस वक्त की फ्लक्चुएट करनी है। उस वक्त की लेवल जो होता है वो गलत कॉन्सेप्ट होता है कि आप अपना इंसुलिन कम कर लें। अगर सुबह की कम है तो आपको रात को इंसुलिन कम करनी है, या सुबह की अगर बहुत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपको अपनी रात की इंसुलिन को बढ़ाना है। ठीक है। और आपने फिर पूछा भी था उनसे कि दवाएं बाज़ औक़ात कुछ होती हैं कि इंसुलिन तो जा रही है लेकिन हो सकता है रिसेप्टर का प्रॉब्लम आ रहा हो, स्पेशली टाइप 2 में। तो उसमें फिर आपको अगर रिसेप्टर वाली भी जब मेटफॉर्मिन काम नहीं कर रही है तो बाज़ दवाएं ऐसी हैं जो कि आपके पेंक्रियास के जो गुदूद है उससे काम नहीं करती हैं। वो आपकी शुगर लेवल जैसे किडनी लेवल पे खारिज बहुत ज़्यादा करवा देती हैं। तो वो अगेन डॉक्टर साहब को देखना, इनके अपने डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि वो उसको किया जा सकता है। लेकिन मेरी जो मेन एडवाइस है कि शाहजी आप 50% आप अपने आप को खुद ठीक कर सकते हैं बाय लुकिंग आफ्टर योर डाइट और एक्सरसाइज। अच्छा, तीसरी चीज़ एक और भी होती है थकावट, जो हमारे जो क्रॉनिक डिजीज़ में आप जानते हैं डॉक्टर साहब के बाज़ औक़ात थकावट का एहसास जो होता है क्रॉनिक डिजीज़, क्योंकि डायबिटीज़ हो गई या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया या हाई ब्लड प्रेशर का, क्योंकि मरीज़ हर वक्त अपनी बीमारी को अपने ऊपर सवार करके डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो डिप्रेशन भी एक वजह होती है जो आप
थकावट का शिकार होने लगते हैं। बेशक बेशक। ये तो इनका जो आपने बताया था, तो शाह जी के लिए एक तो छोटी सी मैं चाहूँगा शाह जी, आपने जो है वो डॉक्टर साहब की काफ़ी मुफस्सल इसके ऊपर जो है वो वजाहत जो है आपने सुनी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अगर आपको पहली बात तो ये है कि हमें जो डॉक्टर साहब इसकी तायीद करेंगे कि सबसे पहली बात जो है वो हमें हमारे तमाम नाज़रीन जो कि डायबिटिक हैं उनको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि डायबिटीज़ अगर उनको है, खुदा न खास्ता अगर हो गई है, तो अब उनको डायबिटीज़ रहेगी ज़िंदगी भर अनफॉर्चुनेटली। ठीक है जी। बिल्कुल, अब बिल्कुल, इसके अंदर बिल्कुल, ये बात कहना कि मेरी डायबिटीज़ बेहतर हो जाए या मैं डायबिटीज़ मेरी ख़त्म हो जाए, ये कम हो सकती है और कभी कभी बहुत सारे लोग उसको रिवर्ट भी कर लेते हैं, मगर उसमें वो हाई रिस्क हर वक्त रहते हैं। इसका मतलब ये कि उनको अपनी ग़िज़ा का, अपनी दवाओं का ख़ास ख्याल रखना है। बहुत सारे हमारे जो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि अगर उनकी डायबिटीज़ बेहतर हो रही है तो वो अपनी दवाएँ खुद ही से कम करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ इंसुलिन, ख़ास तौर पे इंसुलिन जो है वो बहुत ही स्पेशलिस्ट चीज़ हैगी, उसके अंदर हर आदमी जो है वो इसके अंदर उसको नहीं चाहिए, अगर वो डॉक्टर नहीं है, कि आप उसको बढ़ाएं या कम करें। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अपनी डायबिटीज़ की ज़्यादा खबर होती है और वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर लेते हैं, जो कि अगर बहुत ज़्यादा अरसे से डायबिटीज़ है तो आपको पता है कि किस तरीके से वो कर सकते हैं। मगर आपने लाजमी अपने डायबिटीज़ प्रोग्राम, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ क्लिनिक, आपकी डायबिटीज़ नर्स और अपने डॉक्टर, इनसे आपने ज़रूर राब्ते में रहना है। अगर मिसाल के तौर पे शादी आपने 3.5 महीने से आपका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ है, ये तो मतलब ये कि हर 3 महीने पे तो आपकी डायबिटीज़, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं और आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो वो तो आपने लाजमी आपने कराना है। बाकी डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ का मतलब ये है कि शुगर जो है वो जिस्म के अंदर ज़्यादा हो गई है, तो वो आपके मसल्स के ऊपर, आपके पट्ठों पर असरअंदाज होकर आपको जो है वो बदन में दर्द और थकावट जो है वो हो सकती है। ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी साहब, माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ज़्यादा तफसीली बता रहे हैं। जनाब डायबिटीज का सुनकर मुझे आना पड़ गया। अहमद बोल रहा हूँ जी जी। 7.5 पर थी मेरी, जो ना तकरीबन 150-55 बनती है जी तो वो शुगर की मैं गोली मुझे उसने सुबह और शाम डॉक्टर मेरे ने दी। जी जी। तो मैंने 1 महीना लगातार शाम के टाइम 3.5 किलोमीटर के लगभग 4 किलोमीटर रोजाना चलना शुरू कर दिया। क्या बात, जब क्या बात। हमारा 3 महीने के बाद चेकअप होता है खून का, जी जी। तो जब मेरी शुगर उसने चेक की तो वो 6.5 हो गई, 1 पॉइंट पूरी कम हो गई। तो वो कहने लगा क्या कर रहे हैं जो इतना आपका, मैंने कहा मैं सैर पे शुरू रूटीन से किया और 4 हफ्ते हो गए। बिल्कुल सही किया। उसने कहा कि फिर आपकी जो गोली जो है ना वो सुबह शाम ना करें, फिर एक ही कर लें। देखें बहुत, तो ये चलने से जो ना ये खत्म होती है, इसको भगाना हो तो इसी तरह ही है जैसे कोरोना को हाथ धोने से भगाने का आइडिया निकला, बिल्कुल सही कहा। शुगर को भी भगाने का तरीका चलने से ये जाती है। मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर करूं। बहुत अच्छा है, ये आपका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा है कि आप शेयर करें, ताकि हमारे दूसरे नाज़रीन जो सुन रहे हैं ख़ासतौर पे ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाता है कि जो डायबिटिक लोग हैं वो किस तरीके से अपनी शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है। चलना ज़्यादा, इसका मतलब यही है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसका इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है आपकी ग्लैंड्स के ऊपर, ख़ासतौर पर जो कि आपका लबलबा है, जो पेनक्रियाज है, और वो अच्छी तरीके से इंसुलिन आपकी सीक्रेट करता है जो आपकी डायबिटीज़ को बेहतर कंट्रोल कर सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे अहमद भाई ने सवाल किया था, ये छींके आने वाली बात है, तो इसका कोई परमानेंट इलाज है या नहीं है? अच्छा डॉक्टर अभी इसका एक तो हे फीवर, आपको पता है कि जो सिम्टम्स ही बता रहे हैं टिपिकल हे फीवर, सीजनल हे फीवर के सिम्टम्स हैं इनको, स्पेशली पॉलेंस के साथ जिन लोगों को होते हैं प्रॉब्लम की, जैसी धूप आनी शुरू होती है यूरोप के अंदर तो बहुत ज़्यादा पॉलेंस की तादाद बढ़ जाती है। अच्छा, एक तो यही कि एंटीहिस्टामिन लेना जो जनरली करते हैं। एक अनलाइसेंस है, ऑब्वियसली इन यूके इट इज़ अलाउड टू गिव द कैनालॉग इंजेक्शन, जिसमें एक स्टेरॉइड का एक वो है, उसमें आप जब सीजन शुरू हो तो उस वक्त इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लग जाता है, लेकिन वो हर कंट्री का अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, वेदर इट्स लाइसेंस और अनलाइसेंस आई डोंट नो, कि उस हिसाब से। लेकिन हम लोग अपने मरीजों को कुछ जो हमारे हैं उनको बहुत ज़्यादा शदीद जो है वो उनको बहुत शदीद सीवियर किस्म के होते हैं, वो उनसे दवाइयाँ असर नहीं करती उनके तो वो फिर पूरे सीजन के लिए वो उनका निकल जाता है। लेकिन उनको चेक करना पड़ेगा अपने मुल्क के कानून के। बेशक, तो ये बात तो होगी जनाब के अंदर 3 साल पहले तक नहीं था ये लाइसेंस। जी हाँ, तो इसका ये बात तो हो गई जनाब हे फीवर के बारे में कि उनको छींकें आती हैं तो वो गोली जो वाइट खा लेते हैं, वो मेरे ख्याल में सिटारिजीन या कोई भी एंटीहिस्टामिन जिसको हम कोई भी एंटीहिस्टामिन वो हो सकती है। इसके अलावा और भी जो दवाइयाँ इस्तेमाल हो सकती हैं, क्योंकि
सिर्फ छींकें ही नहीं आती, जो है फीवर होता है उसके अंदर जो है आंखों में खारिज भी होती है, जी नाक जो है जी वो ब्लॉक हो जाती है, कि फेस हैवी हो जाता है। तो ये इसके लिए भी तो दवाइयाँ मौजूद हैं ना? जी हाँ, उसके लिए भी आई ड्रॉप्स भी मौजूद हैं जी और नेजल ड्रॉप्स भी होते हैं कि अगर जिनको सिर्फ आंखों का और नाक का मसला है तो वो गोली ना भी लें और सिर्फ ड्रॉप्स डाल लें तो उससे भी गुजारा हो जाता है। खासतौर पे जब पॉलिन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उस वक्त जी ये कर सकते हैं। तो ठीक उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टेरॉइड्स भी हैं, नॉन स्टेरॉयडल भी हैं, इसके अलावा अदर ड्रॉप्स भी होते हैं जो ठीक आप डाले जा ठीक, सकते स्प्रे हैं भी होते हैं। कि हेलो, उससे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब, बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बोला, वो इंशाल्लाह अमल करूंगा। जी लेकिन ये रात को डॉक्टर साहब अगर ये 5 और 4 या 5 पे हो तो 40 यूनिट दूं तो रात में कब होती है ना, और कम करके या ठीक है उसी तरह पूरा फुल लगाऊं? जी जी, तो वही वही जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे वो यही फरमा रहे थे मेरे भाई कि अगर आपकी जो ब्लड शुगर है अगर आपकी 4 है या 5 है, और ख़ास तौर पे रमज़ान में तो आजकल जो है वो ज़ाहिर बात है खाना क्योंकि एक ही वक्त होता है, उसके बाद फिर सहरी जो है उस वक्त इतना आप ज़्यादा पेट भर के नहीं खा पाते हैं, तो वो आपने इसी वजह से कहा था कि अगर आप अपने डॉक्टर साहब से बात करें कि उसके अंदर किस तरीके से आप जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपकी मॉर्निंग की शुगर अगर आपकी लो है तो आपने रात की जो आपकी इंसुलिन है उसका डोज कम करना है, और अगर आपकी रात की अगर जो है वो शुगर जो है वो आपकी कम है तो आपने मॉर्निंग का डोज कम करना है। तो वो इस वजह से कह रहे थे क्योंकि लोग आमतौर पे क्या करते हैं कि वो जो अगर मॉर्निंग का अगर शुगर कम आती है तो मॉर्निंग का लगाना छोड़ देते हैं या इस तरह करते हैं, तो वो असल में वो नहीं, मॉर्निंग का तकरीबन ठीक देता हूँ, लेकिन शाम को जब अभी मेरी 6:30 हुई है। जी 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 6.7 है। जी हाँ, तो वही इसके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपकी आपकी HbA1c क्या है, और आपकी जो है वो अगर आपकी जो इंसुलिन जो आप जो ले रहे हैं वही आप उसी ने आपका जो शुगर जो है वो 6.1 या 6.7 रखी हुई है। अगर आप उसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो हो सकता है कि शाम की जो आपकी जो ब्लड शुगर है वो ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए। ठीक है? नहीं, इस वक्त जो शाम को पूरा इंजेक्शन दो, 40 यूनिट पूरे दे दूं? डॉक्टर साहब इस वक्त अगर इनका 6.7 है तो इसका जी। मतलब है इससे पहले वाली इंसुलिन जो थी वो सही है, सही है, बिल्कुल सही एक्ट कर रही है, तो इनको इस वक्त कोई चेंज नहीं करना क्योंकि है। अब जो अब आपने जो 40 जो आप यूनिट अब आपने लगाने हैं वो आपका सही है, वो आपकी मॉर्निंग में रिफ्लेक्ट करेगी आपकी शुगर। जी हाँ, बिल्कुल वो अगले वक्त का अच्छा रिफ्लेक्ट जी, करेगी। तो वो जो आपकी शुगर की जो आप ले रहे हैं ना इंसुलिन वो बिल्कुल सही है, आप उसी तरह लेंगे। रात को कम नहीं करेगी शुगर? नहीं, रात को क्यों? नहीं, वो रात को नहीं, वो उसका इफेक्ट जो है ना 12 घंटे का होता है ना। अच्छा। हाँ, तो और उसके ऊपर नज़र रखें, इसको हम कहते हैं एक डायरी बना लें, उसमें आप मॉर्निंग की खास तौर पे नाश्ते से पहले और रात को खाने के 2 घंटे के बाद आप जो है वो अगर अपनी शुगर चेक करें और उसकी एक डायरी बना के अपने डॉक्टर साहब के पास ले जाइए और उनको दिखाइए, ताकि वो फिर उसमें अगर एडजस्टमेंट करनी होगी तो वो एडजस्टमेंट कर लेंगे। और अगर आपने फिर भी कोई बात अगर करनी है, मीटर दिया हुआ है वो तो उसमें चेक करता हूँ बिल्कुल चेक करके आप डायरी बनाइए ना, उसकी डायरी बनाइए, और या तो आप उसमें कर सकते हैं या फिर डायबिटीज़ नर्स को आप डायरेक्ट घर से फ़ोन करके आप उससे बात कर सकते हैं, वो भी आपको जो है वो आपको एडवाइस कर सकती है। अच्छा, ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, बहुत आपको सलामत शुक्रिया, रखे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो आज का जो बर्निंग क्वेश्चन आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा थोड़ी सी, अगर सवाल किया था हमारे भाई ने कि जो आजकल हालात हैं इसमें सोशल डिस्टेंसिंग, जर्मनी के अंदर जो है वो लॉकडाउन हुआ उससे हालात बेहतर हुए, इंग्लैंड के अंदर जो है लंदन में अभी भी जो है वो काफ़ी अमवात हो रही हैं, पाकिस्तान में उसका बिल्कुल बरक्स है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि या क्या ये कोरोना के क्या असरात हैं और किस जी तरीके अच्छा से बेहतरी आ डॉक्टर सकती है? आपको पता है कि ये लॉकडाउन तो तकरीबन सारी कंट्रीज ने किया। अच्छा, जिसने जितना अर्ली किया उसने उतना कंट्रोल किया। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जर्मनी को हम देख रहे हैं एज कम्पेयर टू यूके, जो इन्होंने बिल्कुल सही कहा, जर्मनी में इन्होंने टेस्टिंग बहुत की है। जी हाँ, अगर आप देखिए कि जर्मनी में डायग्नोस्ड कोरोना पेशेंट ज़्यादा हैं लेकिन उनका डेथ रेशियो बहुत कम है, क्योंकि वो अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं, उसके अलावा स्क्रीनिंग कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की भी, जो वो कहते हैं ना कि आप जी जी चेक करें उसका ट्रेस देखें। तो इन्होंने जर्मनी ने, साउथ कोरिया ने, सिंगापुर ने ट्रेसिंग पे बहुत जोर दिया। अच्छा, उसकी वजह से इनका डेथ रेट वेल कंट्रोल्ड है एज कम्पेयर टू जो कंट्रीज जिन्होंने ट्रेसिंग पे जोर नहीं दिया। हम अपने यूके के अंदर पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन हमारे यूके में टेस्टिंग नहीं हो रही है। हमारे और आपके मरीज हम जानते हैं, रोज़ाना हम बात करते हैं।
अगर 10 मरीज बात करते हैं उनमें से शायद एक का टेस्ट होता है जो हम समझते हैं कि शायद वो कोरोना का पेशेंट है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पे यूके में अभी भी लेस देन 10% कर रहे हैं। जो डायग्नोज भी हो रहे हैं वो भी 10%, 90% अभी भी डायग्नोज आउटसाइड दी पड़े होते हैं जिनको टेस्ट नहीं हुआ है। तो इसकी वजह है जो रैपिडली बढ़ भी रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि उसके फैमिली कॉन्टैक्ट, क्योंकि उसको नहीं कहा गया, उसको डायग्नोस नहीं किया, उसके फैमिली कॉन्टैक्ट जिनको एसिम्टोमेटिक होंगे वो बाहर जाएंगे, वो आगे मजीद फैलाएंगे। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे यूके के अंदर के हम ट्रेसिंग पे जोर नहीं दे रहे, टेस्टिंग पे जोर नहीं दे रहे। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में आपको डॉक्टर आमिर आप शायद एग्री करेंगे, पाकिस्तान में ये नहीं है कि वहाँ पे बात नहीं हो रही या वहाँ लोग हैं नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में एक आम आदमी, एक मरने वाला आदमी भी अपने टेस्ट नहीं करा पाता है, तो वो एक फ्लू लाइक सिम्टम्स, या आप भी जानते हैं कि 90% लोग जो होंगे माइल्ड सिम्टम्स, सोर थ्रोट या कफ के साथ मे भी कि हल्का सा बुखार हो जाए, तो उनको बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं। हमारी 80% आबादी देहातों में रहती है, 20% शहर में रहती है, 20% में भी मुश्किल से जो अभी मौजूदा दौर है उसमें 10% लोग ऐसे हैं जो इन टेस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं। एक आदमी जिसको अपने बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं खरीद सकता है, वो ये इतने महंगे महंगे, मैं टेस्ट देख रहा था 1500-1600 रुपए का टेस्ट है, तो वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो उसकी वजह ये। और इसी तरह आप देखिए डेथ रेट बीच में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ की मीडिया वेल कंट्रोल्ड है बाय वन वे और अदर। तो एक दिन फैसल ईदी साहब ने कहा कि एक दिन उन्होंने खुद 400 लाशें दफनाई हैं, ठीक है, उनको गुस्ल दिया, उनको दफनाया। तो इसका मतलब है लोग मर रहे हैं, लेकिन क्योंकि यूके या वेस्ट का सिस्टम आप देखिए बहुत ज़्यादा हर डेथ रिपोर्ट होती है, हर डेथ जाके हम रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हर डेथ रिपोर्ट हो रही है एज़ कम्पेयर टू जितने भी आप देखिए थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। यहाँ क्योंकि डेथ रिपोर्ट्स नहीं हो रही हैं और दूसरे लोग टेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो आपको नहीं पता है कितनी एक्चुअल डेथ्स हो रही हैं वहाँ पे। तो इसमें मतलब ये कि ठीक है टेस्टिंग जो है वो ज़रूरी है और साथ में स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है, मैं समझता हूँ ये बात आपकी, मगर मसला ये है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी तो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे तो ज़्यादातर जो है, क्योंकि और ख़ास तौर पे जो रमज़ान में आजकल जो हालात हैं, जो जिस तरह रश है और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे तो कुछ मतलब बहुत सारे लोगों के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो वो कर सकते हैं, तो वो भी नहीं हो पा रही हैं। और उसकी वजह से जो है, क्योंकि अगर आप देखें ना कितना, अगर किसी को अगर है भी और अगर ये सिम्टोमेटिक भी हैं वो, और वो अगर जाके इस तरीके से जो मसाजिद में और जो दूसरी जो शॉप्स हैंगी उसके ऊपर अगर जाके इस तरीके से करीब खड़े होंगे और मास्क का इस्तेमाल भी नहीं होगा, तो उससे और ज़्यादा मज़ीद ये चीज़ बढ़ने वाली है। और क्या देखते हैं आप कि कितने अरसे में जो है वो और क्या रिजल्ट्स ख़राब होंगे या कुछ बेहतरी की उम्मीद है? बिल्कुल, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि देखिए जो पाकिस्तान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लॉकडाउन कर रहे हैं उसमें भी कोई हार्डली, सिवाय बड़े शहरों के जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि पुलिस और रेंजर्स और आर्मी रोक रही है, देहातों में तो कोई है ही नहीं सोशल डिस्टेंसिंग इस वक्त। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो हम इस पे ना जाएं कि कितने डायग्नोज हुए हैं, कितने डेथ हुए हैं। बज़ाहिर तो पाकिस्तान बहुत लो लेवल पे नज़र आ रहा है अभी एज़ कम्पेयर टू वेस्ट या अमेरिका, लेकिन वहाँ पे बेइंतहा, और अगर हमने नहीं वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखा सोशल डिस्टेंसिंग का, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल घर में बैठ जाएं। अगर एज़ फार एज़ जैसे यहाँ पे खाने पीने के लिए आप जा सकते हैं लेने के लिए, लेकिन एक दुकान के अंदर 4 से 5 लोग ना जाएं, अपना ख्याल रखें कि 2 मीटर का फासला रखें, लाइनें बना लें, तो वो हम इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ पैसे नहीं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, अफोर्ड करना नहीं, ये इंसान की अपने समझदारी, उसको अपनी अकल का इस्तेमाल और देखना चाहिए। सबसे बढ़ के ये कि कहीं मेरी वजह से ये ना सोचें कि आपको किसी से लग जाए, आप ये सोचें मेरी वजह से किसी और को ना लग जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट आ जाए इस तरह वहाँ जो है, जैसे अब डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ है,
मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स हैंगी और एस्थमा है, COPD वहाँ काफ़ी अननोटिस रहता है, तो वो ये सब चीज़ें जो है वो हाई रिस्क पेशेंट्स भी तो इस वक्त स्ट्रीट के ऊपर जो है वो जो है वो चल फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेल नॉरिशमेंट, इससे बढ़ के भी मेल नॉरिशमेंट बहुत है, नरिशमेंट एक रिस्क फैक्टर है जी। हेलो, बहुत ज़्यादा है। तो गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वेरी नाइस टॉकिंग, डायबिटीज राम नाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। डायबिटीज़ और रमज़ान आपने बिल्कुल सही आपने हमें याद दिलाया है। और डॉक्टर साहब से मैं दोबारा वापस अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ कि डॉक्टर साहब इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि हमारे ख़ास तौर पे जो रमज़ान जब आता है तो आपको पता है खाने पीने के अंदर जो है वो बड़ी जो है वो फयाजियाँ शुरू हो जाती हैं, पकौड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, डीप फ्राइड फूड जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मिठाइयाँ जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो जाती हैं और वो जैसे कि फेनियाँ और वो सारी ये चीज़ें। तो आप थोड़ा सा अगर हमारे नाजरीन को, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मसला है, तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी गुफ्तगू फरमा दीजिए कि ये जो अभी जो रमज़ान में जो किस तरीके से हमारे डायबिटिक लोग, बल्कि स्पेशली और इन जनरल बहुत सारे लोग जिनको ब्लड प्रेशर है या अगर मोटापे की बीमारी है या कोई और बीमारी है, तो वो किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या चीज़ खाना चाहिए? देखिए डॉक्टर आमिर, जो चाहे वो हम डायबिटीज़ हो ना हो, आपने वजह फरमाया कि खाना क्या खाना चाहिए रात को, सहर के वक्त और इफ्तारी में। हम बार बार ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट जो होती हैं वो खाएं। हाई प्रोटीन ये नहीं है कि हम गोश्त खाएं, हाई प्रोटीन जैसे हमारी जो खाने हैं, जिस तरह चिकपीस रमज़ान की मुनासबत से जो आप छोले जिसे कहते हैं, काबुली चने या छोले या चिकपीस, ये बहुत हाई प्रोटीन डाइट है और कीटोजेनिक डाइट है, तो ये आप खा सकते हैं। फिर इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा नट्स का इस्तेमाल करें जो कि बहुत ही हाई प्रोटीन होते हैं और लेस कैलोरीज होते हैं और हाईली फिलिंग होते हैं, कि वो देर तक आपके जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर रहेंगे, तो आपको भूख का एहसास भी कम होगा, उसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ेगा, उसमें आपकी शुगर लेवल भी नहीं बढ़ेगी और वो आपको डायबिटीज़ भी वेल कंट्रोल में रहेगी। ठीक है। इसी तरह सुबह जैसे आप सहर में अगर आप ओट का जो हम क्या कहते हैं, पॉरेज जिसे कहते हैं, वो आप ले लीजिए, या मकई के जो बने होते हैं आपके कुछ सीरियल्स होते हैं, वो आप ले लीजिए शुगर फ्री वाले, तो वो बहुत शानदार हैं दूध के साथ, दही के साथ। तो बेसिकली जो हमारे जो एशियंस डाइट का सबसे बड़ा मसला है, एक तो हम हर चीज़ डीप फ्राई करते हैं, एक ये नुकसान करता है, दूसरा हम ये करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, मैंने पहले भी कहा था कि हर जगह रोटियों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन दो चीज़ों पे अगर हम कंट्रोल कर लें तो डाइट बैलेंस हो सकती है। और अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर वो पराठों का और वो शीरमाल और पराठे और पकोड़े और समोसे और वो ये इन सब के बारे में तो मतलब आप नहीं खा सकते बिल्कुल भी आपने? देखिए, जिस तरह आपको पता है कि जो मॉडर्न खासतौर पे डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो अगर डाइटिशियन जो कहते हैं कि आप सब खा सकते हैं, एज फार एज अगर आपको पता हो, इतना आप एजुकेटेड हो कि मैंने आज 4 पराठे खाए तो मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, या अगर जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनको वो अगर 4 पराठे खा लेंगे तो फिर एक्सरसाइज की गुंजाइश कहाँ रहती है आदमी तो बिल्कुल तो लेकिन ये बहरहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि या तो आपको अंदाज़ा हो कि जितना आपका वो इनटेक हो रहा है उतना ही आउटपुट हो, तब तो ठीक है, वरना ये कि आप बैलेंस करें, कि बिल्कुल भी मना नहीं किया जाता है कि आप खा सकते हैं एज फार एज कि आप एक रीजनेबल अमाउंट में, और आपको उसकी अंदाज़ा हो कि उसकी एक्सरसाइज या उसके रिजल्ट में क्या करना है आपको। इस पर बात करते हैं। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब। मोहम्मद नवाज भट्ट फ्रांस से जी कर रहा हूँ। जी भट्ट साहब, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र अल्लाह का। आपका बहुत मुफीद प्रोग्राम है, बहुत फ्रांस वाले तो बहुत इस्तेफादा करते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, तौफीक में बरकत दे। तो बस ये ऐसे ही है कि शॉर्ट एंड स्वीट मैं बात करूंगा, ये मेडिसिन से हट के है जी जी, थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें तो। जी जी बिस्मिल्लाह। अजीम हादसात, अफवात और परेशानियों के बावजूद इंसानों के दिल पत्थर हो चुके हैं और ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। ऐसा क्यों? ये अक्सर मुसलमानों के अजहान में ये सवाल उठता है कि कोरोना वायरस का ड्रामा इसलिए रचाया गया है कि सिर्फ मसाजिद, इमाम बारगाहों में न जाए मुसलमान, क्योंकि इसे रश होगा। जब आगे हम ये कहते हैं
कि बाजारों मंडियों में बेइंतहा रश होता है, सुपर मार्केट में रश होता है, उनको आप क्यों नहीं रोकते? तो ये ड्रामे हमने ऐसे अपनी जिंदगी में लाइफ में दे चुके हैं बहुत से। 9/11 हो गया, वाशफॉल फ्रेंच में कहते हैं, एक गाय का जो पागल गाय होती है उसका पूले वायरस, यानी मुर्गियों का पागल होना, यानी मुर्गी वगैरह वगैरह। तो वो किबला इस पर रोशनी डालिएगा, अदा आपको सलामत रखे, दुआ में जा रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जो है वो व्यू इसके ऊपर है कि बहरहाल जो वायरस है, जो कोरोना है, वो अपनी जगह मौजूद है। उसमें आपने देखा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में इसके असरात हैं। जो ये चाइना से शुरू हुआ और उसके बाद फिर आपने देखी पूरे इस वक्त दुनिया में वो एक मूजी मर्ज की तरह सराहियत कर चुका है। और इसके अंदर ये बात कहनी कि जी फ़लाना जो है वो इस वजह से हमने जो है वो किया गया है कि जिसमें मसाजिद में और इमाम बारगाहों में ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें सबसे ज़्यादा वो लोग भी जो हैं वो हलाकतें हो रही हैं जो कि मुसलमान नहीं हैं। तो मेरा ख़्याल में ये थोड़ा सा जो है वो इस वक्त जो सिचुएशन है वो जो हमारे पास जो इस वक्त जो वबा है, वबाएँ जो हैं वो बहरहाल आती हैं और उससे किस तरीके से निपटा जाता है, जैसा आपने ख़ुद ने भी फरमाया कि जो मैड काउ डिज़ीज़ थी और इस तरीके से सार्स, मर्ज, इस तरह की और दूसरी बहुत सारी पोलियो और बहुत सारे इस तरीके की वबाएँ जो हैं वो आई हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसमें भी सुरखरू होंगे, इसको बीट करने में कामयाब होंगे। मगर इसमें सिर्फ ये बात कह देना कि ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है, ये बात कह देना कि जनाब ये हेल्थ अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है, ये बात कह देना कि सिर्फ ये NHS अगर इंग्लैंड में है या अगर दूसरे ममालिक के अंदर कोई और जो हेल्थ जो अथॉरिटीज़ हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, तो मेरे ख़्याल में ये गलत है। वो इस वजह से गलत है कि असल में एट द एंड ऑफ द डे हमें ज़िम्मेदारी हमें लेनी है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमने अपने आप के ख्याल खुद रखना है। बल्कि ना सिर्फ हमने अपना ख्याल रखना है बल्कि हमने अपने आस पड़ोस का, दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने बुज़ुर्गों का, उन सब का हमने ख्याल रखना है। वो किस तरह रखना है कि आपको जो कहा जा रहा है आप उस पर अमल करें। अगर हम उसके ऊपर अमल कर नहीं रहे और उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी गवर्नमेंट हर आदमी के घर में जाके उसको सोशल डिस्टेंसिंग का लेक्चर नहीं दे सकती। वो अवेयरनेस इस वक्त आपको किस तरीके से मिल सकती है? आपको मीडिया के थ्रू मिल सकती है, टेलीविज़न के थ्रू मिल सकती है, कि आपको जैसे जो जितनी भी हुकूमत हैं वो अपने मीडिया सेल के थ्रू आपको दे रही हैं। उसके बावजूद अगर आप जो हैं वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद फिर आप वो ये समझते हैं कि जी ये बात गलत है और उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी हुकूमत जो है वो कंट्रोल कर सकती है इफ़ेक्टिव। तो डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी आमिर, बिल्कुल मैं आपको सेकंड करूंगा ऑन द टॉप के जो हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट ये किया जा रहा है कि जी इमाम बारगाह मस्जिदों को नहीं। आप ये देखिए कि सबसे पहले ईस्टर अभी ज़्यादा दूर नहीं, ईस्टर अभी गुजरा है। तारीख में पहली दफ़ा सिवाय इसके जब जंगें होती थी, पहली दफ़ा रोम में कोई इबादत नहीं हुई, खाली कुर्सी जो पोप ने लेक्चर दिया है वो अकेले उसमें सोशल आइसोलेशन के अंदर दिया गया है। तो इसमें इसका कोई तसव्वुर नहीं है कि मुसलमान के ख़िलाफ़ साजिश है या ईसाई के ख़िलाफ़ है, यहूदी के ख़िलाफ़ है। ये आलमी वबा है और आपने बजा फरमाया ये इसमें सबसे ज़्यादा रोल इंसान की अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी लेना। मैंने पहले भी कहा था कि हमें ये सोचना चाहिए कहीं मुझे ना हो और कहीं मेरे साथ जो चल रहा उसको ना हो। अगर हमने दोनों ने सोच लिया तो हम नहीं। और मैं अपने पेशेंट को बार बार ये बात जब फ़ोन कर रहा हूँ, आई एम श्योर कि आप भी कह रहे होंगे, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए आपको मरीज से टाकरा नहीं होगा, उसके साथ नहीं होगा, वो तो बेचारा अपने घर में बैठा होगा। बिल्कुल। आपको मर्ज फैलेगा किसी नॉर्मल लुकिंग आदमी से। बिल्कुल। क्योंकि हम जो नॉर्मल लोग लेके मर्ज फैला रहे हैं, ये अब जिनको सिम्टम्स आ गए वो नहीं फैला रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ लोगों से कि मर्ज फैल रहा है कॉन्टैक्ट से, और जो कि एसिम्टोमेटिक लोग पड़े हुए हैं जिनको कोई अभी मर्ज के अलामात नहीं आई हैं, उनसे फैल रहा है। तो उसमें आपने जो कहा कि ज़ाती जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है, गवर्नमेंट वगैरह तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन आप अपनी ज़ाती हैसियत सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक मरतबा फिर हम वापस अपने असली टॉपिक के ऊपर आते हैं। डायबिटीज़ के बारे में बातचीत हो रही है, तो डॉक्टर साहब मैं थोड़ा दवाइयों के ऊपर टेस्ट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें कि डायबिटीज़ के टेस्ट कौन से होते हैं। ख़ास तौर पे एक और जो हमारे यहाँ जो एक आप जो हमारे
जो पेशेंट्स हैं डायबिटिक, उनकी थोड़ी सी अवेयरनेस के बारे में बात है कि वो समझते हैं कि जो चेक करते हैं वो अपनी इंसुलिन, अपनी ब्लड शुगर, वो उसके ऊपर वो डिसाइड करते हैं कि जी मेरी दवाई इस तरह हो जानी चाहिए। तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। कॉल ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं मेरे भाई? मैं अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ जी, बर्मिंघम से। जी जनाब, हमीद साहब फरमाइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरे हाथ सिर्फ अंगुलियों में जी उंगलियों में खारिश ये तकरीबन 20 ईयर से हो रही है। तो वो भी हाथों को जो ना ये आगे तली में जो हथेली जो ना भी फैल रही है, हथेली में। तो ये जो ना मैं रश करता रहता हूँ दवाइयाँ, मैंने 20 ईयर हो गया तकरीबन खाते हुए। अच्छा, तो इसका कोई अच्छा सा कोई इलाज बता दिया। अभी वुजू भी करता हूँ तो फिर रात को जो ना रोजा भी रखना, तो फिर भी खारिश होती रहती है। अच्छा, तो ये बताइए कि कोई क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं आप अपने हाथ पे या सिर्फ 2 गोलियां खाते हैं? पेटनोवेट वगैरह, तो दूसरा डर्मोवेट, और दूसरी एक और नई क्रीम अभी डॉक्टर ने दी है, वो सब कुछ मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। अच्छा, कुछ क्रीमें तो इंग्लैंड की जो है मैंने हो तो मैंने छोड़ी नहीं ना। अच्छा, ये बताइए कि फिर आपने क्या डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया? आपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, स्किन के स्पेशलिस्ट जो है उनको दिखाया आपने? जी, वो भी पाकिस्तान में दिखाया था। नहीं, पाकिस्तान में, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। इधर नहीं दिखाया। अच्छा, यहाँ नहीं दिखाया आपने। इसके अलावा आपको कोई और एलर्जी या आपको कोई किसी किस्म की कोई एलर्जी है? कुछ चीज नहीं है जी। ये भी डिप्रोसालिक नई जो है ना क्रीम अभी जी जी, ये भी मैंने इस्तेमाल की है, जो डॉक्टर लिख के दी है। जी जी, तो कुछ समझ नहीं आ रही कि सिर्फ जो ना वो उंगलियों पर, जी जी, पोटों पर होती है, बस पोटे जो है ना जी जी, इन पर होती है। तो ये जो ना बन जाता है, जिस तरह नहीं होता जख्म सा, ठीक हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, ठीक हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। जख्म रहता ही रहता है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, फिर आपको इस बारे में बात बताते हैं। आप सुनते रहिएगा प्रोग्राम हमारा, ठीक है? बड़ी मेहरबानी। ओके जनाब, हमीद भाई का जो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, वो ये है कि उनकी उंगलियों में तकरीबन 20 साल से खारिश है। उन्होंने इस वक्त इंग्लैंड में कोई ऐसी क्रीम नहीं बची है कि जो उन्होंने ना लगाई हो, तो वो मगर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी डॉक्टर साहब ने उनको एक नई दवाई दी है, जिसको हम कहते हैं डिप्रोसालिक। तो वो कह रहे हैं कि वो उन्हें दवाइयाँ खाई भी हैं और दवाइयाँ लगाई भी हैं, मगर उसके बावजूद उसमें बेहतरी नहीं आ रही। क्या कहेंगे आप? अच्छा आमिर, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन में डायबिटीज़ के कहा था ना कि डायबिटीज़ और आपका ज़िंदगी भर का साथ है। जी, तो हमारे ये जो मरीज़ जिन्होंने फ़ोन किया, इनको जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एक्जिमा लग रहा है हैंड का। और मैं अपने मरीज़ों को, एक्जिमा के मरीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करता हूँ पहली दफ़ा जब मैं डायग्नोस करता हूँ कि तुम्हारा उम्र भर का साथ है। तो ये कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, ये जाने वाला नहीं है। तो आप दुनिया की अच्छी से अच्छी क्रीम भी लगा लें, आपको ये रहता है। आपका ये होता है कुछ जो हम एक आम टर्म्स में कहते हैं सम गुड डेज सम बैड डेज, तो वो होगा, ठीक है। दूसरी जो मैं एक क्रीम बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड पे जोर नहीं देता हूँ, मैं एमोलिएंट्स पे ज़्यादा जोर देता हूँ। कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम हम एक बहुत, मैं क्योंकि खुद इस मर्ज से पूरी ज़िंदगी सफ़र किया है, तो जब मेरा बढ़ता है तो मैं स्टीरॉयड की क्रीम के बजाय मैं कोई भी एक इमोलिएंट लेके रात को एक जो हमारे दस्ताने होते हैं, जो ग्लव्स हैं, वो पहन के रात को सो जाता हूँ। तो वो 2-3 दिन करता हूँ ये अमल, तो ये कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें ये कि मॉइस्ट कितना आप कंट्रोल रख सकें, तो ये है। बाकी ये एक्जिमा है, बाज़ लोगों को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी होता है, लेकिन अब तक इनको पता चल जाना चाहिए था कि अगर ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता तो इनको डेफिनेटली अंदाज़ा हो जाता है किस चीज़ से हो रहा है। या अगर बाज़ औक़ात ग़िज़ाओं से होता है कि कुछ अंडा, मछली, गोश्त या उससे एलर्जिक डर्मेटाइटिस होता है, तो वो भी पता चल चुका होता है अब तक। जी हाँ, 20 साल हो गए तकरीबन उनको। डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक्जिमा ही लग रहा है मुझे। जी हाँ, तो हमीद भाई, उम्मीद ये है कि आपको ये मशवरा जो है पसंद आया होगा, और कोशिश कीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए, कि ये जो एक्जिमा है ये आता जाता रहता है, यानी इसका मतलब ये है कि ये बेहतर हो जाता है अगर आप जो हैं, मगर इसकी जो मेन स्टे है ट्रीटमेंट का, जो इलाज का जो असल जो है वो है मॉइस्चराइज़र। आप जितना ज़्यादा अपने हाथों पे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइज़र, और दूसरी बात ये कि बहुत सारी ऐसे भी इस वक्त जो हैंड वॉशेज़ होते हैं, जो साबुन होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि जिसके अंदर जो वाटर जो है उसको वो खींच लेते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसा वो साबुन इस्तेमाल करें, ऐसा हैंड वॉश इस्तेमाल करें जिसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र मौजूद हो।
तो एक तो आपने ये काम करना है। दूसरी बात ये कि आपने जो है हाथ धोने के बाद ख़ास तौर पे अपने हाथों पे, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए। तीसरी चीज़, क्योंकि 20 साल से आपको चल रहा है और अभी तक जो है वो बेहतरी नहीं आई है, तो मेरी एक और सलाह ये होगी कि अपने डॉक्टर साहब से जब ये हालात बेहतर हो जाएँ, ये कोरोना का मसला जो है वो हल हो जाए इंशाल्लाह, तो आप उनसे बात कीजिए और उनसे कहिए, क्योंकि इस वक्त तो अभी तो कोई रेफरल जो है वो नॉन अर्जेंट रेफरल जो है वो इंटरटेन नहीं किया जा रहा। तो आप डॉक्टर साहब से बात करें और उनसे कहिए कि मुझे आपको वो डर्मेटोलॉजी को रेफ़र कर देंगे। तो डर्मेटोलॉजी को अगर वो रेफ़र करेंगे तो वो फिर आपका एक मरतबा देख भी लेंगे, और स्पेशलिस्ट बहरहाल स्पेशलिस्ट होता है कि वो एक मरतबा देख के और वो फिर आपको बताएंगे। हो सकता है वो आपका टेस्ट भी ले सकते हैं, हो सकता है वो आपके पैच टेस्टिंग कराएँ, हो सकता है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे, तो खाली स्टेरॉयड की दवाइयाँ लगाना मुसलसल, वो भी 20 साल से, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बेहतर है। डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे स्टीरॉइड जैसे हम कहते हैं कि वो टॉप लेयर ऑफ द स्किन को हटा देता जी है, हाँ। तो अगर 20 साल से लगाते रहे तो इनकी स्किन जो होगी वो टिश्यू पेपर लाइक हो जाएगी, जी हाँ। कि वो हल्का सा भी हल्की सी जख्म नॉक जो है वो स्किन को खोल देगा। तो जी। इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा अवॉइड करते हैं। स्टीरॉइड ना लगाया जाए। ठीक, तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करें, और मॉइस्चराइज़र के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आपकी जो मसला है वो हल हो जाएगा। बाकी बहरहाल अल्लाह जो है वो शिफा डालने वाला है। डॉक्टर साहब ब्लड टेस्ट की बात कर रहे थे हम, HbA1c के ऊपर थोड़ी सी जी। बात अगर कर दें, क्योंकि बहरहाल हमारे पास टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है, तो हम अच्छा, चाहेंगे उसकी कि वो वही अगर थोड़ा जैसे डॉक्टर डायबिटीज़ पे आमिर आप लीड कह कर रहे थे, दें। टेस्ट कराने का सबसे पहले डायग्नोसिस का ये होता है कि एक टेस्ट कराते हैं हम HbA1c, ठीक जी। है। उसमें अब लेस देन 41 अगर आ गया उसका लेवल, तो यानी हम यूके के हिसाब से कह रहे हैं, अगर कुछ जगहों पे अभी भी ओल्ड रीडिंग है, जी हाँ। लेकिन यहाँ पे 41 से बिलो आया तो नॉर्मल है। बिटवीन 41 और 47 हम कहते हैं, जिससे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं, या इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, या इम्पेयर्ड ग्लूकोज रेगुलेशन, जो भी आप कह लें उसको, कि वो यानी डायबिटीज़ हुआ नहीं है लेकिन आप बिल्कुल ऑन वर्ज ऑफ डायबिटीज़ हैं। ठीक 47 एंड अबव अगर टेस्ट आता है तो वो हम कहते हैं ये डायबिटीज़ है इसको। ठीक तो उसको हम 2 रीडिंग करा लेते हैं 3 मंथ्स अपार्ट। अगर दोनों ऊपर आई हैं तो वो फिर हम इसको कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। वो डिपेंडिंग कि टाइप 1 टाइप 2 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किस तरह। ठीक है। तो डायबिटीज़ के बारे में थोड़ी हमने बात कर ली, इंसुलिन के बारे में बात की, मेडिकेशंस के बारे में हमने बात की है। डॉक्टर साहब अभी इस वक्त जो नाजरीन हैं जो जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की बीमारी है या कोई और बीमारी है, उनको क्या आप एडवाइस करेंगे कि किस तरीके से रमज़ान में अपनी दवाइयों के बारे में क्या करना चाहिए, उनको खाने पीने के बारे में और रहन सहन, और किस तरीके से अपनी जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स लिविंग वो किस तरीके से करना चाहिए? अगर आप थोड़ा सा अगर इसके ऊपर आप बता दें, एक्सरसाइज को भी इसमें शामिल कर लीजिएगा, तो ताकि एक जामे हमें जो है वो मिल जाए, एडवाइस मिल जाए। अच्छा, आप देखिए जो WHO की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से रमज़ान बेनिफिशियल हो सकता है इंसान के लिए, नुकसानदेह नहीं हो सकता है बेशक, बिल्कुल सही बात, जनरली, बिल्कुल सही ठीक बात। है। क्योंकि जो हम जितनी भी कीटोटिक डाइट यूज़ कर रहे होते हैं, या आपकी जो कहते हैं कि हम ऑक्सीडेशन हो रही होती है, आपकी सारी उसको ख़त्म हो रही होती है, जितनी भी ख़राब मटेरियल वो जिस्म से निकल जाता है। बिल्कुल। डायबिटीज़ को हम यही कहते हैं कि अगर आप दवाएं दिन में 1 दफ़ा ले रहे हैं या 2 दफ़ा ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इस तरह एक जनरलाइज तो नहीं कह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही, लेकिन बहुत मुश्किल है, लेकिन आपका डॉक्टर बेहतर अंदाज़े बता सकता है कि आपको किस तरह से अपनी डाइट को एडजस्ट करना। करना। कलामी माफ़, असल में कॉल भी आई, तो मैं एक कॉल भी ले लेता हूँ साथ में, आप हम यहीं से जोड़ेंगे सिलसिला जहाँ से टूटा है। जी जी, मेरे ख्याल में कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। जी फरमाइए। अच्छा, इंसुलिन का ये होता है कि हम अहले तशय्युह के हिसाब से बता सकते हैं कि तमाम मराजी ने कहा है कि इंसुलिन आप एज इट इज़ ले सकते हैं, इंजेक्शन आप कर सकते हैं रमज़ान की हालत में भी, लेकिन वो भी आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करके कि आपको इंसुलिन की डोज कम तो नहीं करनी, क्योंकि आप कुछ खाएं पिएंगे नहीं, पूरे हमारे रोज़े भी तकरीबन 15-16 घंटे से ज़्यादा के होते हैं, तो उस दरमियान में आप कुछ खा पी तो नहीं सकते, तो हो सकता है आपको इंसुलिन की डोज को कम करना पड़े, लेकिन वो हर एक की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। हमने पहले डिस्कस किया कि वो कितनी लेवल आ रही हैं, क्या HbA1c है, उस हिसाब से उसको हम एडजस्ट करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको जो आपने कहा अच्छा याद दिलाया था कि तमाम मरीज़ बार बार टाइप 2 डायबिटीज़ भी जिनको इंसुलिन पे नहीं होते हैं, वो अपना टेस्ट करते रहते हैं और कहते हैं मेरी तो 6 है, दवा छोड़ देते हैं। प्लीज़ आप वो, अगर आपने मशीन आपके पास है भी,
अनलेस कि वो एक गोली होती है जिसको हम कहते हैं कि जिसमें आप करें सल्फोनाइल यूरिया के, वो उसमें तो आप ले लें ग्लाइकोसाइड है, या तो उसमें अगर आप ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हैं या बस चलाते हैं, तो तब तो टेस्ट करें, वरना आप इस मशीन को फेंक दें, क्योंकि ये आपको मिसगाइड कर रही है। ये आप टेस्ट अपने डॉक्टर पे छोड़ दें कि वो 3 महीने 6 महीने जिस हिसाब से आपकी डायबिटीज़ है वो टेस्ट कर ले, HbA1c का टेस्ट। ये जो शुगर अपने आप को, आप सिवाय इसके कि अपने आप को बार बार जख्म दे रहे हैं और अपने आप को मिसगाइड कर रहे हैं इस लेवल से। आई एम श्योर कि आप डॉक्टर आमिर इस पर एग्री करेंगे। जनाब बहुत शुक्रिया जनाब। प्रोग्राम जो है वो एकदम से, क्योंकि इतना बड़ा वसी टॉपिक था, डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर हसन सादिक आब्दी साहब जो हैं हमारे साथ, और बहुत ही मुफीद मशवरे दिए आपने। बहुत शुक्रिया मेरा आपको इन्वाइट करने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस वक्त जो है वो रोज़े की हालत में आपने ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको जो टिप्स दी गई हैं, जो आपको मशवरे दिए गए हैं, उसके पर आप अमल करेंगे। कोशिश करें कि रमज़ान में ख़ास तौर पे इफ्तारी में ख़ुराक का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। मैं बहुत अपने पेशेंट्स को ख़ास तौर पे एक बात ये कहता हूँ कि डायबिटीज़ को अपने दोस्त की तरह रखें आप। अगर आप उससे जो है वो, अगर आप कोई प्रॉब्लम करेंगे तो फिर वो भी आपको जो है वो नुकसान पहुँचा सकती है। कि अपने साथ उसको कोशिश करें कि उसको दवाइयाँ जो हैं वो आप सही तरीके से लें। पानी का इस्तेमाल अपने रमज़ान में आपने ज़्यादा रखना है। जो भी अगर आप कुछ खाएँ, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ सालन और ये बिरयानियाँ और चावल इसके अंदर जो है वो ज़्यादा होता है, तो कोशिश करें कि अगर आपने खाना ही अव्वल तो कोशिश करें अवॉइड करें इसको। और अगर खाना ही है तो आपने सालन जो है वो आप नीचे से निकालिए, और बिरयानी अगर आप कुछ आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें तो तेल है तो वो आप ऊपर से लीजिए। क्यों? वजह उसकी ये कि जो तेल है वो चावलों के अंदर जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है, और जो सालन है वो तेल ऊपर की तरफ आ जाता है। तो कोशिश करें कि ये जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं उनसे आप ज़रा दूर रहें। ये पकौड़े और ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप कोशिश करें कि आप ना खाएं। और अगर खाना ही है तो बहुत ही एहतियात से और बहुत ही माइल्ड पोर्शन, छोटा पोर्शन आप लें। कोशिश करें कि छोटा पोर्शन लें और रेगुलर खाएं, ताकि इस तरह आपको जो है थ्रू आउट इफ्तार से लेकर सहरी तक आप जो हैं वो आपको प्रॉपर जो आप खाना है वो आप खा सकेंगे। वरना अगर आप इफ्तार में अगर आप पेट अपना बहुत ज़्यादा भर लेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम होगी आपको आगे जाने में। तो बहरहाल ये गुफ्तगू शुनीद थी। आपसे उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे फिर एक नए मौजू के पर गुफ्तगू करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।